हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और मैं आप लोग का केमिस्ट्री फैकल्टी। आज फिर से लेके आया हूं वही टॉपिक जो पिछली क्लास में अपन आधा अधूरा छोड़ के गए थे, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। मेरा वही मोल जिसके बारे में अपन डिस्कशन चल रहा था, और मैंने आपको बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना जो भी बेसिक केमिस्ट्री अपना टॉपिक चल रहा था, उसका बहुत बेसिक सा टॉपिक है जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो, कि ये काम कैसे करता है। मतलब मोल जो था, अगर देखा जाए तो अपने दो अनमोल रतन के बारे में बात कर रहा था। अरे सर, ये कौन से दो अनमोल रतन? मैंने कहा था ना, एक था मास ऑफ सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस का मास, और दूसरे साइड उसी सब्सटेंस के पार्टिकल। इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा था? हमारा मोल। यही था क्या? नहीं। तो एक ये रहा अनमोल रतन और एक ये रहा अनमोल रतन। तो मोल के दो अनमोल रतन होते हैं जो अपन को डिस्कशंस में देखने थे। तो ये तो देख लिया था सर, काम कैसे करता है और दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा, लेकिन अभी कुछ बताया नहीं था। अभी कुछ भी बताया नहीं था। वो अपन को देखना है आज की क्लास में, जिसमें बात करूंगा मैं मोल और अपना ये जो मास ऑफ सब्सटेंस है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। किस किस के बीच में? इन दोनों। मतलब कौन कौन सर? एक तो मोल कंसेप्ट हो गया और एक हो गया मास ऑफ सब्सटेंस। फिर किसके बारे में बात करूंगा? मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल, इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो आपने पढ़ा था, ए जब बी के इक्वल हो जाए और अपना ए जब सी के इक्वल हो जाए, तो फिर अपन को इन दोनों का रिलेशन भी मिल जाएगा, जो बी होता है सी के इक्वल। एक सिंपल सा आपको मैं ट्रिक्स टाइप की बता रहा हूं जो अपन देखेंगे। पहले अपन देखेंगे मोल और मास के बीच में रिलेशन, फिर देखेंगे मोल और पार्टिकल के बीच में रिलेशन, फिर अपने आप से मास और पार्टिकल के बीच का रिलेशन आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आ जाइए फटाफट, जल्दी। सब लोग आ गए होंगे, और मैंने जैसे कहा था अटेंडेंस का काम जल्दी लगा लीजिए, फटाफट अटेंडेंस। चालू करते हैं। मोल के एक अनमोल के साथ का रिलेशन क्या होता है वो देखने वाले हैं। आ जाइए। तो मैंने आपको यही बोला, किसके बीच में रिलेशन देखना है? मोल्स के बीच में, मोल्स और मास ऑफ सब्सटेंस के बीच में। तो सर, आपने पिछली क्लास में बताया था कि जो मोल था ये रिलेशन दे रहा था दो लोगों के बीच में। मैंने कहा हाँ, किस किस के बीच में? तो एक था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक था नंबर ऑफ पार्टिकल। तो सर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बीच में किसकी बात कर रहे हो? मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या? तो मैंने कहा था ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहा हूं जिसमें केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। और इस तरीके के सब्सटेंस मेरे पास दो ही होते थे। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? दो तरीके के सब्सटेंस, अगर आपको याद हो तो। एक बताया था मैंने क्या? एलिमेंट। और एक मैंने आपको क्या बताया था बेटा? कंपाउंड। बताया था कि नहीं? तो मोल का एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है? एलिमेंट के मास के साथ। और मोल्स का कंपाउंड के मास के साथ क्या रिलेशन है, वो आज देखने वाले हैं। मतलब कि कितना मास ऑफ एलिमेंट साथ में आएगा तो वो मोल के बराबर होगा, या फिर कितना मास ऑफ कंपाउंड साथ में आएगा कि वो किसके बराबर होगा? मोल के बराबर। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो वही आज अपन को इसके अंदर देखना है। एक एक करके देख लेंगे। पहले एलिमेंट के बारे में देख लेंगे और फिर किसके बारे में देख लेंगे? कंपाउंड के बारे में। तो चालू करें बिंदास, चलिए आ जाइए। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और आ जाइए। देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में सर? एलिमेंट के बारे में। अच्छा, तो एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ चाहिए सर? मोल के साथ। मैंने कहा हाँ सर, ऐसे ही कुछ बात करना चाह रहा हूं। अब बात यह आता है सर, एलिमेंट का कोई मास तो नहीं पढ़ा अपन ने। एलिमेंट का तो मास पढ़ा ही नहीं था। मास तो अपन ने पढ़ा था जिससे एलिमेंट बना है उसका। एलिमेंट किससे बना होता है? अच्छा सर, पिछली क्लास में आप पढ़ाए थे कि एलिमेंट तो एटम से बना था। तो मतलब एलिमेंट के अंदर कौन पाए जाते हैं? एटम। और एटम के मास को ही क्या बोला जाता है? याद करो, एटॉमिक मास। याद आया कुछ? अब जैसे मैं यहां हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन के एक एटम के मास को क्या कहूंगा मैं? एटॉमिक मास। और इसका मास मैंने आपको बताया भी था। याद करो, अपन ने कहा था कार्बन के 12 टुकड़े करिए। उसका जो 12वां टुकड़ा होगा वो किसके बराबर था? 1U के बराबर। किसके बराबर? 1U के बराबर। और जब मैंने हाइड्रोजन के एक एटम को उस 12वें हिस्से के साथ तोला था तो दोनों बराबर आ गया था। तब मैंने कहा था कि हाइड्रोजन का जो एटम का मास है वो कितना है? 1U। यू मतलब मैंने आपको बता चुका है। क्या बताया था? जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में। यू मतलब क्या था? यूनिफाइड मास। यू मतलब क्या था? यूनिफाइड मास। इसका एक और नाम था, अगर आपको याद हो तो, एटॉमिक मास यूनिट। था क्या नहीं था? क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। चलिए फिर आगे चलते हैं।
अच्छा सर ये बताइए कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, कार्बन के एक एटम का मास। तो मैंने कहा था कार्बन के 12वें हिस्से का मास 1U था, तो 12 के 12 हिस्सा मिला दूंगा तो एक एटम बन जाएगा, तो इसका मास कितना हो जाएगा भैया 12U, है ना, 12 AMU। मैंने कहा फिर नाइट्रोजन का बताइए सर, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14U। ऑक्सीजन का याद करो 16 टाइम्स हैवियर था इसलिए 16U। और फिर मैंने कहा था सोडियम, सोडियम कितना था सर 23U। और फिर मैंने कहा था आयरन, आयरन कितना था सर 56U। तो ये क्या है, ये एक एक एटम के मासेस हैं, एक एटम के। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U, कार्बन के एक एटम का मास 12U, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14U, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U, सोडियम के एक एटम का मास 23U, आयरन के एक एटम का मास 56U। यही बात हुई थी अपनी। अच्छा अब फिर मैंने आपको यह भी बताया था सर, U जब भी मैं बोलता हूं तो आपको मजा सा नहीं आता है। आपने बोला था याद करो पहले कि सर U मतलब मास का फील नहीं देता है। तो मैंने कहा था सर फिर क्या देता है आपको फील, तो आपके तो जैसे सर 1 किलो बोलता है ना कोई, 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है, हाँ फिर हमें याद आ जाता है अच्छा हम 1 किलो शक्ल लाते हैं, हाँ वो 1 किलो की बात हो रही है। अगर मैं कभी बोलता हूं आधा किलो 500 ग्राम, तब भी आप समझ जाते हो हाँ 500 ग्राम की बात हो रही है, मतलब मैं उसको इमेजिन कर पा रहा हूं। कभी कोई बोलता 1 कुंटल, और सर कितना भारी ले आए 1 कुंटल, 1 कुंटल भी मैं इमेजिन कर पा रहा हूं। लेकिन जब बात आती है सर 1U की, तो इमेजिनेशन नहीं पहुंच पाता। 1U मतलब आपने बोला तो था बहुत छोटा होता है, क्योंकि 1U को आपने ग्राम में मुझे बताया था, और 1U को ग्राम में आपने बताया था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और आपने कहा था ये बहुत छोटा है, अता पता ही नहीं चल पाएगा, इसको आप सोच नहीं सकते ये कितना छोटा है। लेकिन 1 केजी जो होता है उसको मैं थोड़ा सा वो कहते हैं ना समझ सकता हूं, 1 केजी को थोड़ा महसूस कर सकता हूं कि हाँ 1 किलो उसके बराबर होगा। लेकिन इसको तो मैं सोच ही नहीं सकता हूं क्योंकि ये इतना छोटा है, आसपास आके चला भी जाएगा मेरे को समझ में नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यही रीजन था कि मैं इनको कंसीडर नहीं कर पा रहा था एक एटम को। तो फिर मैंने इस एटम को मैंने याद करो एक्सप्रेस किया था। अच्छा सर किस में एक्सप्रेस किया था, तो याद करो मैंने इसको एक्सप्रेस किया था ग्राम्स में। किस में एक्सप्रेस किया था, ग्राम्स में। जैसे ही मैंने एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया था तो उसको नाम दिया था ग्राम एटॉमिक मास। याद आया कि नहीं आया, जीए में क्या बोला था, ग्राम एटॉमिक मास। और मैंने कहा था कुछ घबराने वाली बात नहीं है इसमें, यह मत समझना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लग गया। मैंने कहा था बस यू को हटा के जी लिख देना, मतलब यहां पर जैसे ये 1U लिखा है ये एक एटम का मास था, तो इसको अपन यहां पर क्या लिख लेंगे 1G, 1 ग्राम। लेकिन फिर सर तब भी एक डाउट आया था मेरे पास, और अब भी एक डाउट आया, 1U इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, बट 1 ग्राम का मतलब ये नहीं है कि वहां पर 1 ग्राम किसका मास है, एक हाइड्रोजन के एटम का। तो मैंने कहा भाई मैंने कब कहा, मैंने थोड़ी कहा कि 1 ग्राम एक एटम का मास है, मैं तो खुद कह रहा हूं इस 1 ग्राम में कई सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे, कई सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे। हाँ 1U इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, बट 1 ग्राम के अंदर तो कई सारे एटम होंगे हाइड्रोजन के। अच्छा सर तो कितने होंगे, मैंने कहा वो अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है नहीं बताओगे, लेकिन ये बताओ फिर मैं गिन गिन के डालू के, मैंने कहा नहीं अभी नहीं गिनेंगे, अपन बाद में गिनेंगे, अभी अपन को गिनने का काम नहीं है। मैंने कहा अभी तो ले लो, इतने ले लो कि सबका टोटल करने पे मास कितना आ जाए, 1 ग्राम आ जाए। ठीक है सर आपकी बात मान लेते हैं कि इतने सारे ले लिए कि उसका टोटल मास कितना आ गया 1 ग्राम, और 1U को एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, ग्राम एटॉमिक मास। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने कहा जब मैं कार्बन को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 12 ग्राम, है ना, मतलब 12 ग्राम के अंदर कार्बन के भी कई सारे एटम होंगे, और जब उन सबको मिला दिया जाए तो फिर कितना ग्राम आ गया, 12 ग्राम आ गया। मैंने कहा आगे चलो नाइट्रोजन का भी कितना हो जाएगा 14 ग्राम, 16 ग्राम, और फिर यहां पर 23 ग्राम, और इधर पे 56 ग्राम। इतनी बात समझ भाई। अब आप खुद समझिए 56 ग्राम लगभग 50 ग्राम के आसपास है कि नहीं। अब आप 50 ग्राम को इमेजिन कर सकते हैं, 50 ग्राम को आप इमेजिन कर सकते हैं। कई सारी क्वांटिटीज, कई सारी चीजें मार्केट में जो 50 ग्राम के फॉर्म में आपको मिलती है। तो अब इमेजिन हो सकता है हाँ 50 ग्राम वैसा दिखता होगा, लेकिन यहां इमेजिन नहीं हो पा रहा था कि 50U या फिर 56U
किसके बराबर होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा था। बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे को महसूस नहीं हो रहा था, मेरे को मजा नहीं आ रहा था, मेरे को मास जैसा फील नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इस यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स में। लेकिन यू में बात ये हो रही थी कि ये सब एक एटम का मास था, लेकिन ये कई एटमों के मास हैं सर, ह्यूज नंबर, अनकाउंटेबल। इतने एटम को जोड़ना पड़ेगा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उनको मिला के आप बोलोगे 1 ग्राम हाइड्रोजन का, 12 ग्राम कार्बन का, 14 ग्राम, 16 ग्राम, 32 और 23 और 56। मैंने कहा ठीक है सर, यहां तक की बात छोड़ते हैं। मैंने कहा ये मेरे आ गए ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। मैंने कहा ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लो और डब्बे में पैक करके रख दो। मैंने कहा डब्बे में क्यों पैक करना है? मैंने कहा रखो तो। मैंने कहा रख दिया। 12 ग्राम कार्बन ले लो, उसको भी डब्बे में पैक करके रख दो। 14 ग्राम ले लो नाइट्रोजन, उसको भी डब्बे में पैक करके रख दो। 16 ग्राम ले लो, 23 ग्राम ले लो और 56 ग्राम आयरन ले लो, उसको भी डब्बे में पैक करके रख दो। ठीक है, मैंने कहा सर आपने बोला तो हमने डब्बे में रख दिया। अब तो उनने ये बोला ये जो 1 ग्राम हाइड्रोजन है ये किसके बराबर है? ये एक चीज के बराबर है जिसका नाम होता है, क्या लिखा भाई जल्दी बता दो, 1 मोल। मतलब अगर हाइड्रोजन आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। अगर आपके पास कार्बन कितना प्रेजेंट है? 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। अगर आपके पास नाइट्रोजन 14 ग्राम है तो 14 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। अगर आपके पास ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। अगर आपके पास सोडियम 23 ग्राम है तो वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। और अगर आपके पास आयरन 56 ग्राम है तो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। बात समझ में आई कि सर ये जो ग्राम एटॉमिक मासेस होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो किसके बराबर होते हैं? 1 मोल के बराबर। किसके बराबर होते हैं सर? 1 मोल के बराबर। ठीक है, ये जो ग्राम एटॉमिक मास है इसको अगर मैं ढंग से लिखूं, इसको मैं हटाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ये पता है किसका मास है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। किसका मास है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का। किसका मास है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इसीलिए इसको मैं नाम देता हूं मोलार मास। क्या नाम देता हूं बेटा? मोलार मास। बात समझिए, ग्राम एटॉमिक मास के अंदर इतने सारे एटम हैं, जब उनका मैं मास कंबाइन करता हूं तो वो किस में चला जाता है? ग्राम्स में, और उसको लिखा जाता है 1 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम, 23 ग्राम, 56 ग्राम। और वो किसके बराबर होता है सर? 1 मोल के बराबर। किसके बराबर? 1 मोल के बराबर। तो सिंपल सी बात है, किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। या किसी भी एलिमेंट का जो मोलार मास होगा, क्या होगा? मोलार मास। मोलार मास मींस मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। किसका? 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको अपन क्या नाम देंगे? मोलार मास। और वो मोलार मास किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। किसके बराबर? 1 मोल के बराबर। अब ये बात समझना, ये लोग नहीं है 1 मोल के बराबर, ये लोग हैं 1 मोल के बराबर। बात समझ रहे हैं? एटॉमिक मास कभी भी 1 मोल के बराबर नहीं होता, ग्राम एटॉमिक मास हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। सर लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक मास दिया, और पीरियोडिक टेबल में कौन सा मास दिया? ये वाला, तभी वो 1 मोल के बराबर होता है। सर लेकिन बोलने में आता है, बोलने में अभी आप जब आगे बढ़ जाओगे ना, ये चैप्टर छोड़ के आगे चले जाओगे, तो आप कभी ग्राम एटॉमिक मास नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एटॉमिक मास ही। और वो एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको। देखना, आपसे कभी ये कोई पूछेगा सर सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, तो आप फटाक से क्या बोलोगे? 23 ग्राम। लेकिन एक्चुअल में 23 ग्राम जो है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है। क्या है वो? ग्राम एटॉमिक मास। और अगर आपसे वो पूछ रहा है एटॉमिक मास, दैट मींस एटॉमिक मास कितना है उसका? 23U। डिफरेंस समझ में आया? लेकिन वो क्या होता है कि बाद में कंफ्यूजन ना हो, एटॉमिक मास क्या, ग्राम एटॉमिक मास क्या, इसीलिए अपन उसको एटॉमिक मास बोल देते हैं। लेकिन सर आप याद रखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दूसरों को क्या बताओगे कि एटॉमिक मास मींस द मास ऑफ 1 एटम?
दैट इज एक्सप्रेस इन यू, यूनिफाइड मास। और ग्राम एटॉमिक मास जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एटम्स, मेनी मतलब बहुत ज्यादा, और जब उनको कलेक्टिवली साथ लिया और उनका मास निकाला और एक्सप्रेस किया ग्राम में, तो उनको क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, विच इज ऑल्सो नोन एज मोलार मास, विच इज इक्वल टू 1 मोल, जो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। तो किसी भी एलिमेंट का जब मोलार मास देखेंगे और किसमें एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स में, वो हमेशा किसके बराबर होगा सर, 1 मोल के बराबर। किसके बराबर होगा सर, 1 मोल के बराबर। बात क्लियर हुई, पक्का? मतलब मान लो आप जैसे मार्केट में गए, 2 किलो लोहा या 2 किलो आयरन, वो तो आसानी से ले ही लेते हैं, है ना। 2 किलो लोहा और 2 किलो आयरन अगर मार्केट में लेने जाते हैं शॉप पे, तो मिल ही जाता, क्योंकि केजी वेजी में तो काम चलता है। लेकिन अब अगर आप गए और उससे बोला भाई मेरे को 1 मोल आयरन चाहिए, क्या चाहिए, 1 मोल आयरन, पहले तो वो सर खो जाएगा कि आप बात क्या कर रहे हो, फिर उसको ये वीडियो दिखाना, वो मोल पड़ेगा, फिर वो समझ जाएगा मुझे 1 मोल मांग रहा है, 1 मोल में आयरन कितना होता है, 56 ग्राम। तो बढ़िया अंदर जाएगा, एक छोटी सी पत्ती वत्ती लेके आएगा और लाके तुम्हारे हाथ में रख देगा वेइंग करके कि ये है 56 ग्राम, ये रहा 1 मोल, जा घर पे खुश हो जा। बात समझ पा रहे हो? आपने जैसे उससे 1 मोल मांगा तो उसने कितना दे दिया आपको, 56 ग्राम। और अगर आपको 2 मोल चाहिए होता तो क्या करते हैं भैया, 56 इंटू 2 कर दो ना, टेबल तो आता ही है ना। अगर 1 मोल 56 ग्राम है तो 2 मोल कितना होगा, 56 इंटू 2 कर देते हैं, 112 ग्राम, है ना। कितना हो जाएगा, 112 ग्राम। अगर यहीं पर 5 मोल मांग लेगा तो 56 इंटू 5 कर दो। नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मतलब मोल का कैलकुलेशन आसान है, 1 मोल आपको बता दिया, अब चाहे आप 4 मोल, 10 मोल, 15 मोल, 100 मोल, जो चाहे वो निकालना लाए निकाल लेंगे, हम आधा मोल भी निकाल लेंगे। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने कहा ठीक है, तो मोल क्लियर हुआ। अब हमारे सामने एक स्टूडेंट बैठी हुई है, तो बढ़िया बड़ी बड़ी सी आंखों में काजल लगा के रखी है, और काजल में होता है कार्बन। तो पता चला, हमने पूछा कितना काजल लगा है, तो उन्होंने हमें बताया कि काजल हमारे आंखों में जो लगा है वो 6 ग्राम कार्बन है। कितना है, 6 ग्राम कार्बन। तो मैंने फिर उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने ये जो काजल लगाया है वो कितने मोल कार्बन लगाया है, ठीक है। तो भैया आप अपन को सिंपल सा कैलकुलेशन, 1 मोल कार्बन कितने ग्राम होता है, जल्दी देख के नहीं बोर्ड पे, जल्दी बोलो, 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। देखिए 12 ग्राम में 1 मोल होता है। मैडम ने कितना काजल लगाया है, 6 ग्राम। तो 12 ग्राम में अगर 1 मोल होता है तो 6 ग्राम में कितना होगा, जल्दी लिखो, कहां लिखना है, कमेंट में। गुस्सा हो जाएंगी वो जिनके बारे में पूछ रहे हैं। कितना होता है, आधा मोल। सर 12 ग्राम में अगर 1 मोल हो गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, 6 ग्राम में कितना होगा, तो कितना नहीं हो जाएगा, आधा मोल। क्या टफ है? और आप कहते हो टफ है केमिस्ट्री। बिल्कुल कॉमन सेंस पे ही तो चल रही है। बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आता तक? ये 1 मोल, सॉरी 1 एटम का, और ये कई एटम का एक्सप्रेस किया किसमें, ग्राम में, इसलिए क्या नाम रखा है, ग्राम एटॉमिक मास। और यही किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। तो यही रिलेशन था किसका, मोल्स और मास ऑफ सब्सटेंस, और मास ऑफ सब्सटेंस में भी किसका, एलिमेंट का। तो हमने रिलेशन देख लिया मोल और एलिमेंट का, कि भैया अगर आप किसी भी एलिमेंट का मोलार मास लिख दो या ग्राम एटॉमिक मास लिख दो तो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। पक्की बात। अब 1 मोल का मास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था 1 से 30 तक एटॉमिक मासेस याद करना है। किसी दिन अगर मैं यहां पर जब क्वेश्चंस करवाऊंगा और लाइव क्लास में आऊंगा, जब नहीं मिला ना तब बताऊंगा आप लोग को, दे टक्कर टक्कर पे ढोल। क्लियर है यहां तक, पक्की बात। चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए नोट डाउन। चलिए तो आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए तो इसको रिमूव करते। तो सर एलिमेंट हो गया, है ना। यहां पर मास ऑफ द सब्सटेंस में अपना एलिमेंट खत्म हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट है वो है क्या, कंपाउंड। तो अब कंपाउंड पे बात कर लेते हैं। और सर कंपाउंड भी किससे बना है, उसी के बारे में बात हो पाएगी ना। और कंपाउंड किससे बना था, याद करो, मैंने आपको तब बताया था शायद। कंपाउंड बना होता है किससे, मॉलिक्यूल से। किससे बना होता है सर, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल के मास को ये अपन क्या कहते थे, याद करिए, मॉलिक्यूलर मास। बताया था कि नहीं बताया था? मॉलिक्यूल के मास को ही अपन क्या कह रहे थे, मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल के मास को,
किसको सर? एक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, लेट सपोज इसमें पानी था और इसमें पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मान लीजिए 6 मॉलिक्यूल्स है ना। मैंने कहा था एक मॉलिक्यूल को बाहर लेके आइए, कैसा दिखता है चेक करेंगे, तो वो लेके आए थे, आपको कुछ ऐसा दिखा था, वो याद आया? ये एक मॉलिक्यूल था और इसी का जो मास होगा इसी को अपन क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास। अगर H2O है तो H2O का एक मॉलिक्यूल का मास, NaOH है तो NaOH का एक मॉलिक्यूल का मास, CO2 है तो CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास, चाहे H2SO4 हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे ग्लूकोज हो, सबके एक मॉलिक्यूल के मास को ही क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर मास। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर। निकालने का तरीका भी आया था, देखो कैसे। ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, तो दो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास। चलिए, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और वो भी 1U होता है। मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा हूं। कितने हैं सर? 2 हैं, तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 16U, तो इक्वल्स टू कितना आ गया सर? 18U। तो ये पानी के एक मॉलिक्यूल का मास है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। क्या कह रहे हैं सर? मॉलिक्यूलर मास। इतनी बात क्लियर हुई? तो अगर मैं इसका जब मास कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 18U। इधर बात करते हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल का चाहिए, तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या था? याद करिए, 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इक्वल्स टू 40U। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने के लिए भी दिए थे कंपाउंड के, तो मैं चेक करूंगा कमेंट्स में थोड़ा सा फटाफट कि किस किस ने होमवर्क किया और किस किस ने वहां पर मुझे मैसेजेस किया है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज कही है सर, जो भी काम दिया जा रहा है उसी दिन उसी समय होना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ। अगर आप इतना कर लेंगे फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, हर चीज अप टू डेट चलने वाली है। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ, सेशन निपटाना है अपन को जल्दी से, तेजी में। चलिए, तो ये क्लियर हुआ। अब आ जाओ इधर, कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन का एटॉमिक मास, अच्छा 12। ऑक्सीजन का ऊपर ही लिखा है 16, 16 2 32, मतलब आ गया 44U। इसका बताइए H2SO4 का, ये तो मैंने आपको निकलवाया भी था, आपको लोग खुद बताएंगे 98U। कौन बताएगा कैल्शियम कार्बोनेट का? जल्दी कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कैल्शियम, कैल्शियम होता है अपना कितना? 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 52 प्लस ऑक्सीजन 3 है 48, मतलब हो गया आपका सेंचुरी। खूब देख रहे हो सेंचुरी IPL वगैरह में आजकल, है ना। चलिए, तो 100U हो गया। और ग्लूकोज ये आप लोग निकालेंगे, जल्दी फटाफट ये निकालिए, जब तक मैं वो हटाता हूं। आप लोग ही निकाल के बताएंगे, कमेंट में मुझसे पहले आना चाहिए आप लोग का, जल्दी करिए, रेस लगी हुई है। चलिए मैं करता हूं थोड़ा सा, जब तक आप लोग निकाल के लाइए। कार्बन, कार्बन होता है 12, और कितने कार्बन है? 6, प्लस हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन होता है कितना? 16 इंटू 6। अगर आप सब लोग का आंसर आ गया हो तो आंसर मैं देना चाहता हूं, इसका आएगा 180U। कितना आएगा? 180U। तो ये जो मासेस आए हुए हैं, दे ऑल आर मॉलिक्यूलर मासेस, दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल का मास है। किसका मास है सर? एक मॉलिक्यूल का मास है। इतनी बात क्लियर है? लेकिन सर फिर से वही वाली बात कि सर ये तो बहुत छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है एक एटम या फिर एक वो मॉलिक्यूल का आपने मास नहीं बताया था हमें पीछे, एक यूनिफाइड मास का जो ग्राम्स में आपने निकाला था, वो कितना निकाला था? 1.67 इंटू 10 की पावर -24। उसको मैं 18 से इंटू भी कर दूंगा तो भी कौन सा बड़ा हो जाएगा। तो फिर से आपको महसूस नहीं होगा, फिर से आपको मजा नहीं आएगा, फिर से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको यही लगेगा तो आपका मजा तो मेरे को देखना पड़ेगा भैया। तो आप लोग कहोगे सर ये कुछ अच्छा सा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये ग्राम में बदल जाए फिर तो मजा जाएगा, क्योंकि 180 ग्राम बड़ा हो गया सर, 200 ग्राम टच हो गया। 200 ग्राम की चीजें मार्केट में आती हैं, ये 100 ग्राम भी मार्केट में आता है। फिर हम महसूस कर पाएंगे अच्छा 100 ग्राम मतलब उसकी बात कर रहे हो, 180 ग्राम मतलब उसकी बात कर रहे हो, लेकिन अभी तो ये बहुत छोटा है और यूनिट में ही मजा नहीं आता, यू चलता रहता है। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी प्रॉब्लम को भी दूर कर देते हैं, आ जाइए थोड़ा फटाफट आगे। तो मैंने कहा इनको एक्सप्रेस करेंगे, काय में एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम्स में। तो फिर क्या बन जाएगा? देखिए जरा ऊपर क्या लिखने जा रहा हूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास
जब भी एक्सप्रेस किया जाता है इसको किसमें, ग्राम्स में, तो क्या कहा जाता है इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 18U को क्या लिख सकते हैं अपन, 18 ग्राम। 40 को क्या लिखेंगे, 40 ग्राम। 44 को क्या लिखेंगे, 44 ग्राम। 98 ग्राम, इधर पे 100 ग्राम, और नीचे जाएगा 180 ग्राम। लेकिन सर फिर से वही वाली बात बोलूंगा मैं आपको, मैंने कहा बता क्या बोलेगा, तो कहता है कि सर ये तो एक मॉलिक्यूल का मास था लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का नहीं है। मैंने कहा डैम श्योर नहीं है भाई, ये कई मॉलिक्यूल का मास है। तो फिर क्वेश्चन आता है सर कितने गिन लूं क्या, मैंने कहा अभी नहीं गिनने का, अभी सिर्फ जोड़ लेने का। ये एक मॉलिक्यूल का था, ऐसे कई ले आ, लाखों करोड़ों अरबों सबको ले आओ, साथ में जोड़ कि मास कितना आना चाहिए, 18 ग्राम। कितना आना चाहिए सर, 18 ग्राम। फिर ठीक है, तो सर ये मैंने क्या निकाल लिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और चलेगा भी यही, मैंने आपको पहले भी यही चीज बताई थी कि मेरे को इसी का काम आने वाला है आगे चल के, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल हर कोई जब भी तुम किसी से पूछोगे वो ग्राम में ही आंसर देगा। लेकिन अपन भी तेज है, अपन कुछ बोलेंगे नहीं, वो बोलेगा मॉलिक्यूलर मास ये है, हम भी बोल देंगे हाँ हाँ ये अपन को तो पता है ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। असली में मॉलिक्यूलर मास तो ये होता है, हमें सब पता है, ठीक है। अपन को अपने अंदर रखने का है, कोई पूछे तो बताने का है, नहीं तो नहीं बताने का है, ठीक है। अपना नॉलेज अपने पास, ठीक है, क्योंकि काम इसी से होना है। आगे चल के इसी को ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलेंगे और इसी को मॉलिक्यूलर मास भी बोलेंगे, ठीक है। वो तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। चलो आगे आते हैं। अब सर फिर से इसको डब्बे में रख दो, 18 ग्राम पानी को एक डब्बे में भर दिया या बॉटल में भर दिया, 40 ग्राम किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी एक डब्बे में भर के रख दो। जब इनको भर के रखा तो फिर से वही वाली बात हो गई कि सर ये किसके बराबर है। मैंने कहा हाँ ये है किसी के बराबर। तो आप समझ जाइए किसके बराबर होने वाला है। कोई आंसर किसके बराबर है ये बराबर है 1 मोल के बराबर। किसके बराबर सर, 1 मोल। मतलब 18 ग्राम अगर आप कहीं पर वाटर को स्टोर करते हो तो वो कितने के बराबर है, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर। अगर कहीं आप 40 ग्राम NaOH को रखते हो दैट मीन्स वो कितना रखा आपने, 1 मोल ऑफ NaOH। अगर आपने कहीं पर 1 मोल ऑफ 44 ग्राम कितना रख के रखा है CO2 को, तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। अगर आपने 98 ग्राम H2SO4 रखा है तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। अगर आपने 100 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को रखा है तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। और अगर आपने 180 ग्राम ग्लूकोज को रख के रखा है तो वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, जिसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, अभी नाम दिया था मोलार मास। तो किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का जो मोलार मास होता है वो किसके बराबर होता है सर, 1 मोल के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। एलिमेंट और कंपाउंड में कोई चेंजेस नहीं है, बस वर्ड बदल रहा है। वहां पर मैं एटॉमिक चलता हूं, यहां पर मैं मॉलिक्यूलर चलता हूं, और कोई फर्क नहीं है ज्यादा। वहां पे मैंने क्या बोला, एलिमेंट का जो मोलार मास होगा वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। और यहां भी मैंने बोला कंपाउंड का जो मोलार मास होगा वो भी किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। या अगर मोलार मास नहीं बोलना तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल लो, उधर पे ग्राम एटॉमिक मास बोल लो। बात क्लियर हुई, किसके बराबर है ये सब, 1 मोल के बराबर। ठीक है सर, तो गर्मी चल रही है, मैं मार्केट में ग्लूकोज लेने गया तो मैंने उनको बोला 1 मोल ग्लूकोज दे दो। क्या दे दो, 1 मोल ग्लूकोज। वो भी दिमाग खराब हो गया उसका, उसने कहा भाई क्या बोल रहा है, ग्राम ग्राम में बोलना, दिमाग खराब हो गया, उसको ग्लूकोज लेना पड़ गया। तो फिर उसको फिर वही वीडियो दिखाया भाई, है ना, वीडियो दिखाया तो वो समझा 1 मोल 1 मोल 1 मोल। तो फिर उसने थोड़ा सा देखा अच्छे से और बताया कि अच्छा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज तो 180 ग्राम के बराबर होता है। तब उसको पता चला, तो फिर उसने पैकेट खोला और आपको 180 ग्राम तोला और दे दिया, कह दिया भैया ये आपका 1 मोल हो गया, लेके चले जाइए। बात क्लियर हुई। अच्छा अगर सिंपल सी बात है 180 ग्राम नहीं तोला होता, उसके पास खत्म हो गया, उसने कहा सर मेरे पास तो 90 ग्राम ही है। कितना है, सिर्फ और सिर्फ 90 ग्राम। तो मैंने कहा यार कम है यार, मेरे को ज्यादा लगेगा, लेकिन चल ठीक है इतना ही दे दे। तो फिर बात यह आई कि फिर कितना मोल होगा, तो सर 180 ग्राम 1 मोल होता है,
तो 90 ग्राम, हाँ 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 आधा मोल होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर 180 ग्राम मिलके 1 मोल बनाता है तो 90 ग्राम कितने मोल बनाएगा, 1/2। कितने बनाएगा, 1/2। कोई दिक्कत है क्या? अब ऐसे ही अगर आप एक और शॉप पे गए, आपको NaOH चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वही था दुकानदार, उसकी 2 दुकानें थी अगल बगल में, तो वो इस साइड आ गया, उसने मोल तो पढ़ लिया था, इस बार मोल वोल नहीं पूछेगा, तो आपने सीधे उसके कान में बोला कि सर मेरे को 3 मोल NaOH चाहिए, 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके दिमाग में पहले बात आई, अच्छा 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास होता है 40 ग्राम। अच्छा इसको 3 चाहिए तो 40 × 3, अच्छा 120 ग्राम देना है। तो फटाफट उसने 120 ग्राम तोला और आपके हाथ में दे दिया, कह दिया बेटा जा खुश हो जा, 3 मोल दे दिया तेरे को। तो क्या दिक्कत है? इसलिए सारी चीजों के लिए क्या निकाला, 1 मोल। अब आप दुनिया भर के मोल निकाल लो, मुझे क्या मतलब, 1 से 100 बना लो, 100 से 150 बना लो, 150 से 400 बना लो, 400 से 700 बना लो। पॉइंट समझ पा रहे कि अपन ने 1 मोल ही क्यों बनाया? अगर मैं 10 मोल बनाता तो पहले 10 मोल से 1 मोल का कैलकुलेशन करता, फिर 1 मोल से सबका निकालता। इसलिए सब जगह अपन ने क्या निकाल के रखा है, 1 मोल। बात क्लियर हुई? इतना कि 1 मोल का मतलब, अगर मैं एलिमेंट के टर्म्स में बोलूं तो मोलार मास ऑफ एलिमेंट या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और 1 मोल का मतलब अगर मैं कंपाउंड के टर्म्स में बोलूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास ऑफ कंपाउंड। जो भी उसका मोलार मास होगा, जो भी उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, वो 1 मोल के बराबर होगा कंपाउंड के टर्म्स में। अगर मैं एलिमेंट के टर्म्स में बोलूं तो 1 मोल का मतलब उसका ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलार मास। सॉरी, क्लियर है? इतना तो समझ में आया होगा बिल्कुल कि 1 मोल चल क्या रहा है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, 2 मिनट में फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपको। चलिए अब देखिए जरा मैं क्या बताने जा रहा हूं। मोल्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला देने जा रहा हूं, जिस तरीके से आपको निकालना रहेगा। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं अब भी आपको 1 मिनट में बता दूंगा। अब इसमें आप समझिए थोड़ा सा, सर गिवन वेट क्या होगा, गिवन वेट क्या होगा? तो मैंने कहा गिवन वेट वो होगा जो सामने वाला देगा। जैसे अभी आप ग्लूकोज लेने गए थे ना, तो भाई साहब ने कहा था कि 90 ग्राम ही है मेरे पास, तो वो जो 90 ग्राम दिया था वो क्या था, उसका गिवन वेट था। जो भी कोई देगा वो गिवन वेट है। अच्छा सर ठीक है, गिवन वेट तो समझ में आ गया, हमें मिलेगा, लेकिन सर मोलार मास क्या होगा? तो मोलार मास तो अभी निकाला ना सर। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो उसका ग्राम एटॉमिक मास ही मोलार मास होगा। जैसे सोडियम का 23 ग्राम होता है, जैसे कैल्शियम का 40 ग्राम होता है, जैसे कार्बन का 12 ग्राम होता है, तो ये क्या है, उसका ग्राम एटॉमिक मास है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, मोलार मास। किसका? एलिमेंट का। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का क्या देना पड़ेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, मोलार मास, और वो तो फिक्स है भाई, 18 ग्राम होता है। अभी पीछे ग्लूकोज का देखा था, ग्लूकोज का कितना आया था, 180 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आया था, 100 ग्राम। H2SO4 का कितना आया था, 98 ग्राम। तो यही तो था मोलार मास। किसका मोलार मास? कंपाउंड का। तो वो आपको नीचे रखना पड़ेगा, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको 1 से 30 तक के एलिमेंट याद हैं और उनका एटॉमिक मास याद है, तो आप फटाक से निकाल लोगे। अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। और फिर मैंने बोला अभी तो वो जब मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, जब नहीं निकलेगा तब अपन बात करेंगे फिर। तो इतनी बात क्लियर हुई? पक्का? इस पर तो मैं भी आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चंस तो करा के जाऊंगा कैसे अपन को करने। तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास वो आपको दे देगा और मोलार मास आप रख दीजिएगा, बढ़िया तरीके से आपका क्या निकल के आ जाएगा सर, मोल्स। क्या निकल के आ जाएगा, मोल्स। चलिए फटाफट इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिएंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी। हो गया नोट डाउन? चलिए आइए तो एक क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। आपको मोल्स को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? मोल्स को। किसमें? ऑफ 24 ग्राम ऑफ कार्बन। उसने आपको
24 ग्राम कार्बन दे दिया। कितना दे दिया सर? 24 ग्राम कार्बन दे दिया, मतलब गिवन मास। क्या दे दिया? गिवन मास। और आपको बताना है मोल्स कितने होंगे। तो भैया अभी फॉर्मूला देखा था अपन ने, क्या फॉर्मूला था सर? मोल्स इक्वल्स टू, ऊपर क्या होता है सर? गिवन मास। किसका गिवन मास? वो कार्बन का, अपॉन क्या होता है? मोलार मास। क्या होता है सर? मोलार मास। गिवन मास कितना दे दिया उसने? 24। अब कार्बन का मोलार मास क्या होता है? मैंने अब भी बताया था, जल्दी बताओ। अच्छा हाँ सर आपने बताया था, और कितना बताया था? 12। तो 12 से गया, कितने आ गए सर? 2 मोल। कितने आ गए सर? 2 मोल। कितना आसान कैलकुलेशन था, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें। एक और आइए जरा, आप लोग करेंगे जल्दी, मेरे को लिखने तक आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। 10 सेकेंड दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करिए आंसर सीधे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से देखते हैं किस किस का आंसर आता है। ये रहा क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 72 ग्राम ऑफ वाटर। कितने का निकालना है? 72 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए अब मेरी बारी करने की, आ जाइए। और अगर आप लोग का आ गया हो तो जल्दी लिखिए भाई, ऐसा मत करिए कि आंसर आ गया और बैठे हुए। अगर आ गया है तो लिख के दिखाइए क्या आया है। चलिए, तो मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? मिल गया। कितना दिया है? 72। और वाटर का कितना होता है? मोलार मास। अभी बताया था, जल्दी जल्दी जल्दी। 18। चलिए करिए सॉल्व। अब 2 से कट करें, 2 9 जा 18, ऊपर कट करिए 2 से, 2 3 जा 6, कितना आएगा? और फिर 12, तो 6 आ गया। अच्छा 3 से भी जा रहा है अगर देखा जाए तो, 3 3 जा 9, और ये किससे जा रहा है? 3 12 जा पक्का? हाँ। फिर ये 3 से जा रहा है, कितना आ रहा है? 4, मतलब कितना आ गया सर? 4 मोल। कितना आ गया सर? 4 मोल। क्लियर है यहां तक बात? फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और जल्दी कर लिया नोट डाउन। चलिए आगे आइए। थर्ड, क्या है सर? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2। चलिए फटाफट निकालेंगे, आ जाइए। मुझसे पहले आप लोग का निकलना चाहिए, और मैंने कहा कमेंट सेक्शन में गिवन मास कितना दिया हुआ है वो आप लोग जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वो लोग भी आप लोग जानते हैं। चलिए गिवन मास कितना दिया हुआ है? 88। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, क्या होता है? 12, और ये हो जाएगा 16 टू द 32, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44। राइट, बहुत शानदार सर, 2 मोल। कितना आ गया? 2 मोल। चलिए मुझसे तेज चलना है आप लोग को। क्या क्वेश्चन है? 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। जिसको समझ में आ गया सॉल्व करना चालू कर दीजिए, आंसर भेजिए। ग्लूकोज का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, C6H12O6। ये होता है अपना किसका? ग्लूकोज का फॉर्मूला। आ जाइए फटाक से जल्दी, अब निकालना है। क्या है? मोल्स। मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है? 90। मोलार मास कौन बताएगा? हाँ चेक करिए, 12 6 12 और 16 6 टोटल करके अपन निकाल चुके हैं पहले। कितना निकाल चुके हैं? 180। तो 9 से गया 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया? 0.5 मोल। तो इस तरीके से अपन मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या टफ है आप बताओ? इससे आसान क्या होगा? और फिर भी रोना रहता है तुम लोग को, केमिस्ट्री टफ है, केमिस्ट्री ये, केमिस्ट्री वो है। कितने बढ़िया मोल के 2 अनमोल रत्न आए थे, और दोनों पे बात करनी है अपन को। एक रत्न तो खत्म कर दिया कि मास का मोल्स के साथ क्या रिलेशन है। अब बस एक ही बचा है जो अगले लेक्चर में वो भी निपटा दूंगा मैं, कि मास का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ क्या रिलेशन है, और फिर आपस में दोनों का आ जाएगा मास और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन है। बस मोल्स का पूरा बेस तैयार हो जाएगा। कितना ईजी था। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो ये मैंने कुछ आपको 3-4 क्वेश्चंस करवाए जो इस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। और एक बात याद रखना, जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं उसके कुछ क्वेश्चंस तो आपको करवाऊंगा ही, जरूरी भी हैं, ठीक है। और जो अपनी लाइव क्लासेस होगी उसमें ही मैं मूल कंसेप्ट पूरा बताने वाला हूं। उस पर तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मजा आएगा बस आपको। आप लगे रहिए बस, जो भी आपके इस बोर्ड पे होता है वो अपनी कॉपी में उतारते चलिए, और साथ ही साथ दिमाग में उतारते चलिए। जो ना उतरे उसको कमेंट में उतारते चलिए,
कहीं तो उतरना चाहिए। अगर ये है, ये कॉपी में नहीं उतरा और ये दिमाग में ना उतरा, तो आप कहां उतार दीजिए कमेंट में, फिर मैं फिर से उतार दूंगा यहां पे। तो बस लगे रहिए आप, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलिए तो इसको हटा देते हैं सर अपन। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला तो आप सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा, इंपॉर्टेंट। और पहला फॉर्मूला, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास क्या होता है, जो वो देता है। मोलार मास तो अपन को पता है, अगर 1 से 30 तक एलिमेंट याद है तो ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना आज मोल्स और मास ऑफ सब्सटेंस के बीच में रिलेशन। तो आज मैंने आपको एक मोल और मास ऑफ सब्सटेंस के बीच का रिलेशन बता दिया, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करना है, क्या होने वाला है, देख लिया। अब जो दूसरा सेक्शन आया, मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच का रिलेशन, वो अगले लेक्चर में। तो आज का पूरा समझ में आया होगा आई थिंक, कोई ऐसी बातें नहीं होगी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास से भी लिंक करके बताया था। जो लेक्चर था स्टार्टिंग मैंने पिछली क्लास से लिंक करते हुए किया था कि आपको कहीं पे भी कनेक्टिविटी में दिक्कत ना आए। तो बढ़िया तरीके से समझिए, सारी चीज समझ में आ ही रही होगी, इसलिए बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आपको हर एक लेक्चर एकदम विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, एकदम फ्री। और ये तो आप YouTube पे देख ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी चले आइए, वहां पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब अवेलेबल है, वहां से भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। या तो मोबाइल फोन पे ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, मैग्नेट ब्रेन्स हमारे टॉप कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, ये सारे अवेलेबल है अपने, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए, पढ़ते चलिए, हर लेक्चर आपके पास अब आता जा रहा होगा, और लगे रहिए बस। कभी भी कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको पहले भी बोला है, एक तो अटेंडेंस का ध्यान रखिए, अटेंडेंस जरूर आनी चाहिए, और दूसरा कोई भी डाउट हो, कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बताइए, हर प्रॉब्लम का निवारण करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए, और फिर अगला लेक्चर आपके पास आना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।